अब तक हमने जाना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या महत्व है। पिछले क्लास में हम आपको बता रहे थे कि बिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना घटे हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अगर कोई वस्तु कहीं पर रखी हुई है तो उससे लाइट का टकराना ज़रूरी है और टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर यहाँ कोई वस्तु है तो लाइट का एमिशन यहाँ सोर्स है, तो लाइट का एमिशन भी ज़रूरी है, लाइट का टकराना भी ज़रूरी है, टकरा करके फिर आंखों तक पहुंचना भी ज़रूरी है। तब जा कर के हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटना की वजह से, इसके मदद से उस वस्तु को देखने में कामयाब हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो यह घटना है, इसमें एक स्पेशल चीज़ ये छुपा हुआ है कि लाइट का अपना गुण होता है कि लाइट हमेशा सीधा चलता है। ऐसे याद होगा वो पॉइंट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यह इसका नियम है, फिक्स है, यह हमेशा सीधा ही चलती है। लेकिन 10 क्लास में आपको वेव नेचर के बारे में जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया, हालांकि उसको मानना नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो पार्टिकल नेचर को ही लेकर के चलना है। तो यही हम लोग लेकर के दिमाग में रखेंगे, चलेंगे कि लाइट हमेशा सीधा चलता है। कुछ एकाध घटना ऐसी हैं जिसमें वो मुड़ जाती है, उसमें यह नियम जो है पार्टिकल नेचर अगर हम लेकर के चलें तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हालांकि रिफ्लेक्शन की घटना में भी लाइट जो है वो मुड़ती है, प्रकाश की किरणें मुड़ती हैं। प्रकाश का अपना क्या नियम है? देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो घटना है यह मददगार तो इसलिए है ही क्योंकि हमको देखने में मदद करता है, क्योंकि प्रकाश के रहने से सिर्फ होता नहीं है, रिफ्लेक्शन होगा तभी दिखेगा। इसमें और एक स्पेशल बात यह छुपा हुआ है कि यह लाइट के उस नियम का लगता है ऐसा, अगर आप इस पर गौर से सोचिएगा तो लगेगा कि यह विरोध कर रहा है उस नियम का। नियम जो है कि प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। अगर हम बीच में मिरर रख दें, मान लीजिए यह मिरर है, दर्पण, तो प्रकाश अगर इस पर सीधा जा रहा है सीधी रेखा में, तो मुड़ने के बाद जो अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगा। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या यहाँ पर प्रकाश का जो अपना नियम था कि हम हमेशा सीधे चलेंगे, सीधा ही चलेंगे, चलते ही रहेंगे, क्या यह नियम फेल हो गया? बिल्कुल नहीं। एक क्षण को बाधा आ गया इसके मार्ग में, यह सीधा जाता, बिल्कुल जाता, लेकिन एक क्षण को बाधा आ गया इसके मार्ग में और इतना फास्ट यह मूव करता है। अगर कोई व्हीकल, कोई वाहन अगर थोड़ा सा फास्ट मूव कर रही है तो उस वाहन के मार्ग में भी अगर कोई बाधा आ जाए तो वाहन का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। तो इसके साथ भी ऐसा ही होता है, इतना फास्टली मूव करता है, बीच में कुछ बाधा आ गया अचानक तो यह डायरेक्शन मोड़ देता है। लेकिन डायरेक्शन मुड़ने के जस्ट बाद, उसी मोमेंट में जब डायरेक्शन चेंज किया इस पॉइंट पर, उस पॉइंट के जस्ट बाद जो है इसका फिर नियम वही हो जाएगा कि हम हमेशा सीधा चलेंगे। और अब यही नियम लागू रहेगा तब तक जब तक कि नेक्स्ट बाधा फिर से ना कुछ इसके मार्ग में मिल जाए। अगर फिर से अगर एक मिरर रख दिया जाए तो यह अपना मार्ग जो है चेंज कर लेगा। तो इस तरह से डायरेक्शन चेंज की घटना का यह जो पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि लाइट का जो अपना नियम है कि हम हमेशा सीधा चलेंगे, उसके बीच में ही एक ऐसा क्षण आता है, एक ऐसा भी कभी कभी होता है कि बाधा के आ जाने से वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है। तो उसी बाधा की वजह से डायरेक्शन बदलने का जो वो फेनोमेनन है, उस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जहाँ भी यह घटना घटेगी तो कुछ नियम वहाँ पर मौजूद होंगे, उन नियमों को इकट्ठे कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अलग अलग इसको दो भागों में बांटा गया है, रिफ्लेक्शन का पहला नियम, रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम। याद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्शन की घटना में जो भी नियम मौजूद होता है उसको कहेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
पहला नियम जो है रिफ्लेक्शन का वो है पहले फिगर ज़रा बना लें फिर आपको समझाते हैं। देखिए मिरर को सिंबल के रूप में इस तरह से दिखाया जाता है, ऊपर वाले पॉइंट को m, नीचे वाले पॉइंट को m डाइस, इस तरह से दिखाते हैं m और m डाइस। अगर ऐसा है तो इस ढंग से भी हम दिखा सकते हैं, यहाँ m यहाँ m डाइस। नीचे की तरफ मिरर घुमा हुआ है तो नीचे की तरफ डाल सकते हैं, यहाँ m यहाँ m डाइस। दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी तरफ मिरर को हम लोग दिखा सकते हैं। और यह पीछे से जो है इस तरह से कलर्ड कर देते हैं ताकि पता चले कि पीछे से पॉलिश किया गया है और आगे से है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीछे से पॉलिश सरफेस। पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस। इधर से चेहरा देखेंगे तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब रिफ्लेक्शन की घटना इधर से घटेगी, इधर से हम लोग फेस देखेंगे और पीछे से जो है कलर्ड वाला पार्ट। कलर करने में वक्त लगता है तो अब सीधा लकीर खींच करके पीछे इस तरह से बढ़िया से कलर करने में समय लगेगा, तो आसानी से सुविधा के लिए ऐसे हम लोग दिखा देते हैं। तो अब एक मिरर जो है, खास करके मिरर से समझना आसान होता है रिफ्लेक्शन को, इसलिए मिरर का उपयोग हम लोग करते हैं और मिरर का ही जनरली चर्चा किया हुआ रहता है। तो यह रहा एक प्लेन मिरर जिसका इस्तेमाल घरों में किया जाता है, जिसका नाम हमने दिया M डाइस। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो घटना है उसमें पूरा का पूरा प्रकाश पुंज, पूरा का पूरा बीम मौजूद होता है। तो बीम के हिसाब से हम लोग नहीं समझ सकते हैं एक साथ में, एक रे किरण के हिसाब से समझेंगे और एक रे ओनली वन लाइट रेज के सहारे हम उसको समझने का प्रयास करते हैं और उसमें जो घटना घटेगी वही घटना सभी लाइट रेज के साथ अलग अलग घटती है। तो एक लाइट रेज मानते हैं हम, इस तरह से मान लीजिए कोई सोर्स इधर है, वहाँ से एक लाइट रेज इस तरह से फॉल मिरर पे की। इसका नाम हमने दे दिया ए। जिस बिंदु पर वह फॉल कर रही है, गिर रही है लाइट रेज, टकरा रही है, उस बिंदु का नाम हमने दे दिया ओ। अभी अगर सच का मिरर यह रहता, चूंकि ये पेंसिल से खींची हुई एक लकीर है तो आगे यह लकीर अपने आप मूव करेगी नहीं। अगर हकीकत में रियल लाइफ में यह मिरर होता या लाइट रहता, लाइट का एक रे होता, तो यह कब का टकरा करके वापस लौट चुका होता, किसी दिशा में जा चुका होता। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ये फिगर है, डायग्राम है। तो अगर इस तरह से लाइट रे इस पर फॉल करेगा तो नियम के मुताबिक मिरर से टकराने के बाद किसी न किसी दिशा में इसको जाना होगा। ये किधर जाएगा? तो यह कुछ इस तरह से जाएगा। जब किसी घटना में, मिरर की घटना में, जब आप मिरर में लाइट के साथ प्रयोग करेंगे तो सारे प्रयोग में से यही कंक्लूजन निकलेगा कि लाइट जो है विशेष रूल को फॉलो करता है, विशेष नियम को फॉलो करता है। यह जो लाइट रे है यह कुछ इस ढंग से चलेगा, ऐसे आया, ऐसे जाएगा। इस लाइट रे का नाम हमने दे दिया ये AO, ये OB। और भी आगे जा सकता है, नाम समझाने के लिए दिया गया है पॉइंट का नाम, क्योंकि यह जो है रे है, रे एक दिशा में जहाँ तक चाहे हम वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट का अपना एक स्पेशल नाम है, स्पेसिफिक नाम है। इस रे का भी नाम है, इस रे का भी नाम है। जो फॉल कर रही है उसका नाम है इंसिडेंट रे, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। जिस बिंदु पर फॉल कर रही है उस बिंदु का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ इंसिडेंट करे वह पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस, यह इंसिडेंट रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम नॉर्मल एक लकीर खींचें, वर्चुअल लाइन, जो कि 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा मिरर से, इसको हम लोग एन नाम देते हैं। यह एनओ हमारे लिए हो गया नॉर्मल, इसका पूरा नाम हो गया नॉर्मल। और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है, उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, शॉर्ट में बोलते हैं आई, डिनोट करते हैं आई से। इसको डिनोट करते हैं आर से, इसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई यहाँ वाला है, ये रिफ्लेक्टेड है तो यहाँ वाला आर आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम यह कहता है रिफ्लेक्शन का कि ये जो लाइट रे है इंसिडेंट वाला और रिफ्लेक्टेड वाला, साथ ही नॉर्मल लाइन जो हमने वर्चुअली खींचा है या कल्पना किया है, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। यह तीनों एक ही प्लेन में होता है। एक ही प्लेन का मतलब हो गया, अब जैसा फिगर में दिख रहा है आपको वैसा नहीं है इसका मतलब कि ऐसे गया, ऐसे ये भी यहीं पर आया, ये भी यहीं से गुजर रहा है, तो सब मिला करके इस पॉइंट पर इकट्ठा हो रहा है, यानी कि इसी प्लेन में है, सब इसी प्लेन पर स्थित है। नहीं, ये मतलब नहीं है इसका। वास्तव में इसका दूसरा नियम जो है बहुत आसान है। देखने में लगता है कि दूसरा नियम कठिन है, लेकिन दूसरा नियम ही आसान है, पहला नियम ही कठिन है। पहला नियम ही बहुतों को समझ में नहीं आता है। पहला नियम को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं दूसरे ढंग से, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये है इंसिडेंट रे, यह जो हमारा सरफेस है, यह जिस पर हम अभी लिख रहे हैं, यह हो गया मिरर हमारे लिए, कल्पना करिए। और ऐसे कोई लाइट रे इस पर फॉल किया, तो लाइट रे यहाँ से फिर ऊपर जो जाएगा, ये हो गया मान लीजिए रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो जिस बिंदु पर ये जो दोनों का मीटिंग पॉइंट है, यह बिंदु हमारे लिए हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस बिंदु पर अगर एक वर्चुअल लाइन खींचे, तो ये जो मिरर वाला सीन आप देख रहे हैं, ये साइड व्यू है, साइड से हम देख रहे हैं इसको, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी मिरर यहाँ इकट्ठा, ऊपर की तरफ मिरर ऐसे, नीचे है उसका पॉलिश सरफेस, ऊपर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऊपर की तरफ मिरर घुमा हुआ, और बीच में जो ये लाइन है, ये लाइन हो गया हमारे लिए वर्चुअल लाइन, इसका नाम हो गया नॉर्मल। तो पहला नियम कहता है कि लाइट का जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो नॉर्मल खींचा गया वो नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होता है। मतलब ये ऊपर अगर ऐसे मिरर है तो ये तीनों जो है ऊपर के प्लेन में होगा, ये हो गया इसके लिए प्लेन। और इस तरह से अगर हम मिरर को रखें तो इस तीनों का प्लेन हो गया ये, और मिरर जो है, मिरर है यहाँ पर ऐसे, मिरर के साथ ये 90 डिग्री का इस तरह से एंगल बना रहा है दोनों तरफ से। और याद रहे कि आई और आर हमेशा मेजर करते हैं नॉर्मल के हिसाब से, मिरर के हिसाब से कभी भी भूल नहीं करिएगा मापने का। तो पहला नियम कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि ये वाला जो एंगल है और दूसरा वाला जो एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होगा। जब भी लाइट रे अगर 40 डिग्री पर लाइट रे फॉल कर रहा है तो गुजरेगा भी 40 डिग्री से ही। अगर 45 डिग्री पर फॉल कर रहा है तो 45 डिग्री पर गुजरेगा, 15 डिग्री पर फॉल कर रहा है तो 15 डिग्री पर गुजरेगा। जितना एंगल बनाते हुए नॉर्मल के साथ या मिरर से टकराएगा, नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए वो वापस लौट जाएगा दूसरे डायरेक्शन में। इसी दोनों नियम को अब हम जरा लिख देते हैं। तो यह रहा आपका नियम, पहला नियम, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। कहाँ का नॉर्मल? तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जो खींचा गया है वो नॉर्मल, क्योंकि अलग अलग इंसिडेंट के लिए अलग अलग नॉर्मल संभव है, क्योंकि एक ही लाइट रे फॉल करेगा नहीं, जहाँ भी रिफ्लेक्शन होगा बहुत सारा फॉल करेगा वहाँ। ये सभी ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में स्थित होते हैं।
दूसरा नियम, एंगल जो है बाद वाला, रिफ्लेक्शन के बाद वाला, उसका अगर हम भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं कि वो बराबर होगा हमारे पहले वाले एंगल के ही। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, और हमेशा बराबर होगा, ऐसा नहीं कि कभी फेल करेगा नियम, इंसिडेंस वाले एंगल के बराबर होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, उल्टा भी लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ पर भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितना भी सिंबल इस्तेमाल किया गया सबका नाम लिख दिया गया। एम डैश एक मिरर है, ए ओ जिसको हम कह रहे हैं वो इंसिडेंट रे है, ओ बी से जिसे डिनोट किया वो रिफ्लेक्टेड रे है, एन ओ जो है वो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल को हिंदी में अभिलंब कहते हैं। एंगल ए ओ एन, ये वाला एंगल ए ओ एन, ये वाला एंगल, इस एंगल का मेन असली जो नाम हुआ पॉइंट के हिसाब से वो हो गया ए ओ एन, जिसे हम शॉर्ट में एंगल आई भी कह सकते हैं, एंगल आई। ये जो एंगल हो गया बी ओ एन या एन ओ बी, इसको ए ओ एन या एन ओ ए एंगल बोल सकते हैं, ये एंगल आई हो गया। और एन ओ बी या बी ओ एन वाला जो है ये हो गया एंगल आर। एक लेटर में लिखना चाहे तो एंगल आर लिख सकते हैं, 3 लेटर में ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल में। एंगल आई और आर हमेशा स्मॉल में ही लिखा जाएगा। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हिंदी में आपतन बिंदु कहा जाता है कि कितना पर किरण आपतित हुई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया ये। जनरली एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। ये जो सिंबल है ऐसे जीरो करके, जीरो को बीच में से कटा हुआ, ये थीटा का सिंबल है, इसको कहते हैं थीटा। लेकिन इस केस में थीटा ना दे करके आई और आर माना गया है। तो सिंबल कुछ भी रहे, नियम जो है सो वो ज़्यादा मायने रखता है। तो इस क्लास में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम आपको समझा दिए। आगे समझेंगे कि रिफ्लेक्शन का टाइप कौन कौन सा है और किस तरह से काम करता है, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। रेगुलर क्लास में साथ बने रहने के लिए विशेष धन्यवाद।